हेलो स्टूडेंट। हम 10th क्लास की हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के दो पार्ट बना चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम हैं और कोशिश करूंगा कि तीसरे पार्ट में ही जो ये आपकी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाए। हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में पढ़ा था, जिस प्रकार से हमने देखा कि लोगों ने किस प्रकार उस आंदोलन को लिया है। प्रत्येक लोगों के अपने मायने अलग रहे हैं उस आंदोलन को लेकर। यहाँ कुछ सीमाएं हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ अंबेडकर जी और के विषय में जो बात आएगी, या फिर अंबेडकर की जहाँ बात आती है तो समाज का एक ऐसा वर्ग, ऐसा तबके की बात आती है जिसके अधिकारों के लिए अंबेडकर जी ने योगदान निभाया है, अपनी भूमिका निभाई है और उनके अधिकारों के लिए वो लड़े हैं और संविधान में उन्हें जो विशेष दर्जा दिलाने में भूमिका निभाई है ताकि वो समाज में अपनी भूमिका निभा सके और इस देश के विकास में मदद कर सकें, उस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्हीं कुछ सीमाओं के विषय में बात करते हैं जो सीमाएं तय की गई थी अंबेडकर जी के द्वारा और गांधी जी के द्वारा। हम बात करते हैं सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, कि कुछ लोग इससे अछूते रहे हैं, उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा या फिर उन्होंने सहयोग नहीं किया या उसके साथ नहीं जुड़ पाए, उसके कुछ कारण रहे हैं वो लोग। क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक एक वर्ग की अनदेखी करता रहा है, वो भी जो समाज के उच्च वर्ग हैं उनके दबाव में रहकर उन्होंने शासन किया है या उनके दबाव में है, वो उनसे डरे हुए हैं। यहाँ पे उस वर्ग की आवाज उठा नहीं पा रहे हैं। उस वर्ग की आवाज उठाने में गांधी जी ने बड़ा योगदान दिया है। जहां हम बात करते हैं तो सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा की बात करते हैं। यहाँ पे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस की जहां बात करते हैं रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी, जो समाज के उच्च वर्ग रहे हैं उनसे। तो गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता की बात करते हैं, छुआछूत को खत्म किए बगैर 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। छुआछूत की जो बात करते हैं तो उसके लिए कानून बनाया गया और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 17 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के। अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर की संतान बनाया गया, उन्हें हरिजन नाम दिया गया, ईश्वर की संतान, जिसे कहा गया कि हरिजन। हरि ईश्वर को कहा जाता है और जन के रूप में, उसकी संतान के रूप में उसको व्याख्यात किया गया है। यहाँ जो बात आती है, और उन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाब, सड़कों और कुओं का समान अधिकार दिलाने में सत्याग्रह किया गया। क्योंकि समाज में उस समय हम बात करें तो ऐसी प्रथाएं जो प्रचलित थी समाज में कि उन्हें जो तालाब हैं या फिर पीने के जो नलकूप वगैरह है उन्हें इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता था। तो समाज में सवर्ण समुदाय का ही बोलबाला जो रहा है उस समय में। आगे हम बात करें इसमें, और उन्हें शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई है। अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात की गई है। अलग निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं मिले उन्हें, उन्हें केंद्र ही प्राप्त हो पाए हैं। आज जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे दलित भाई बहन हैं, जिस समुदाय के लोग हैं, उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला है, उन्हें केंद्र के तौर पर जो स्वीकृत किया गया है उसके विषय में बात आएगी। जहां बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया है। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? अंबेडकर के द्वारा 1930 में। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं 1932 की, और इन्हीं सब कारणों की वजह से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर जो कि अपने देश वापस लौट आए थे। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मांग ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर चले जाते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, और अंत में अंबेडकर जी को झुकना पड़ता है। गांधी जी के द्वारा उन्हें अलग क्षेत्र तो नहीं, निर्वाचन केंद्र अलग हैं वो प्रदान किए गए हैं। और आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट समझौता
यानी कि 1932 में जो क्या समझौता कहाँ हुआ, पूना, पूना नाम दिया गया है। हम बात करते हैं पुणे की, बात आती है महाराष्ट्र के अंदर। पूना पैक्ट समझौता होता है 1932 में, जिन्हें अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाता है, और प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। और आज जैसे हम देखते हैं कि सीटों पे आरक्षण है, इस समुदाय के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, तो वहाँ सिर्फ वही जो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बात वहाँ की गई है। उसके बाद अगर हम देखें आगे जो बात की गई है, भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। वो मैं पहले बात कर चुका हूँ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन है, बिना मुसलमानों के पूछे ही गांधी जी ने वापस ले लिया था, तब से वो नाराज चल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक में मध्य में कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों ने काफी करीब दिखने लगे, और जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए और दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। कई शहरों में हिंदू सांप्रदायिक दंगे हैं, उनको बढ़ावा मिला, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के आधार पर जो क्या है फिर सवाल खड़े हो गए। मुस्लिम लीग के नेताओं ने एक बार मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम लीग बहुल प्रांतों, जो आज के समय में पश्चिमी पाकिस्तान जो रहा है, अगर हम बात करें उसकी बात आती है, और दूसरी जहां हम बात करें जो पंजाब का एक भाग जो आज पाकिस्तान में है, जो मुस्लिम बहुल था, उसके विषय में बात की गई है, अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये मांग थी, और ये मांग हमें भी अनुचित लगती है कि जहां अनुपात में वो ज्यादा हैं वहां तो उन्हें सीटें ज्यादा चाहिए, और जहां वो अनुपात में कम है वहां उन्हें आरक्षित सीटें चाहिए। तो लेकिन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। प्रतिनिधियों के सवाल पर बहस जो चलती रही, और 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा की है, और समाधान की सारी जितनी संभावनाएं थी सभी की सभी समाप्त हो जाती हैं। कोई समाधान नहीं निकला उस बात का, जिसकी वजह से बहुत सारे समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल है वो तैयार हो जाता है। वो कांग्रेस को संदेह के आधार पर देखने लगे हैं, लोगों में विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस के कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद भारत में जो अल्पसंख्यक रहे हैं मुसलमान, उनकी हैसियत को लेकर काफी चिंतित रहे हैं। वहां पे उन्हें भय था कि कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय रहे हैं वो अपनी पहचान ना खो दे देश से, तो इसकी ये डर रहता है यहाँ पे। और सामूहिक अपनेपन का भाव के विषय में यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर है। यहाँ पे जो यहाँ प्रतीक दिखाई रहे हैं भारत माता, या फिर चारों कोनों पे आप देखते हो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह हैं, इन सब प्रतीकों से घिरे हुए हैं तस्वीर के तौर पे, और सामूहिक भाव पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहाँ बात करते हम राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगे कि वे राष्ट्र के अंग हैं, एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन हमारे देश में तो आज भी एकता के सूत्र में बांधने की बात नहीं, तोड़ने की बात, बिखेरने की बात है। वो हमें कुछ संगठनों के द्वारा या फिर कुछ लोगों के द्वारा उनके जहन में जिस तरह से पनपी है या फिर उन्हें उनके अंदर भरा गया है, तो ये एक अजीब लगता है देश की एकता के लिए। जहां हम बात करें फिर आगे, सामूहिक अपनेपन भावना आंशिक रूप से संघर्षों के चलते पैदा हुई है। उसके बाद राष्ट्रवादी लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर सांस्कृतिक की जो प्रक्रियाएं हैं वो छा जाती हैं, राष्ट्रवाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो छा जाती हैं।
और राष्ट्रवाद को साकार करने संपन्न करने में अपनी भूमिका है वो निभाते हैं, क्योंकि भारत को भी एकीकृत करने में भूमिका निभाई गई है आगे। जहां हम बात करते सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में, क्योंकि यहाँ तो देश रियासतों के रूप में बटा हुआ है। अगर वही एकता की भावना नहीं होती, वही राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं होती, तो यह हो पाना लगभग असंभव था। जहां फिर हम बात करें तो फिर 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में हम पहली तस्वीर की बात करते हैं जो भारत माता की बनाई गई है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा गया। वंदे मातरम गीत हम सभी जानते हैं बंकिम चटर्जी है चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। जहां बात आती है और अपने उपन्यास मतलब वंदे, जो आप देखते हो कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है और ये मराठी में लिखा गया उपन्यास है। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की बात जहाँ आती है, और अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की छवि को चित्रित किया है। जहाँ हम देखते हैं ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता की छवि को निर्मित किया गया है 1905 में। आप देख सकते हो कि भगवा जो वेश धारण किए हुए हैं, तो आप सन्यासी के तौर पे इन्हें डिफाइन करने की बात की गई है कि सन्यासी के तौर पे चित्रित किया गया है। और नारी रूप को ही एक भारत माता की छवि के रूप में स्वीकृत किया गया है, क्योंकि उस समय का जो समाज रहा है उस वो पुरुष प्रधान रहा है। जहां बात हम करते हैं तो नारियों के मान सम्मान को जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया है, प्रत्येक आंदोलन में उन्होंने भाग लिया है, राष्ट्र के लिए वो समर्पित रही हैं, तो इस वजह से नारी की छवि को जो अंकित किया गया है। और आगे जहां हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की बात आती है। पहले जो तिरंगा झंडा जो तैयार किया गया था, आज का जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसके कलर में कुछ अंतर थे। जहां मैं बात करूं हरा पीला और लाल, हरा पीला और लाल जो रंग है वो भारतीय तिरंगे के रूप में स्वीकृत किए गए थे। लेकिन उसके बाद 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, और यह भी तिरंगा सफेद हरा और लाल। लेकिन आज केसरिया सफेद और हरा ये राष्ट्रीय तिरंगे के रूप में है, पहले 2 बार स्वीकृत किया गया था। झंडा समिति की जहां बात करें तो जेपी कृपलानी है उसके अध्यक्ष रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया गया है। यहाँ हमारा जो क्या है चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। पहला भारत माता की छवि के रूप में जो अंतिम इसका पड़ाव रहा है, हमने रविंद्रनाथ टैगोर है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। लेकिन कुछ अगर और कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इसमें दिए ही नहीं गए हैं चैप्टर के अंदर, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में कोई बात नहीं की गई है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 6 नंबर के तौर पे कि राष्ट्रवाद के विकास में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा है। उन योगदानों की अगर हम बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन है, सविनय आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, तो इनको डिफाइन करना होगा, इनके विषय में बात करनी होगी। या फिर उनका चंपारण का था, अहमदाबाद का रहा है, खेड़ा गुजरात का जो किसानों को समर्थन रहा है, उन सबको यहाँ वर्णन करना होगा, तब जाकर एक 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा समाप्त हो जाता है, जहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा पहला सेकंड चैप्टर है वो हमारा यहाँ समाप्त होता है। तो आप सभी का धन्यवाद।